यह है परस्यूट ऑफ द ट्रूथ नॉवल एक्सप्लेनेशन का नया एपिसोड, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि रोर, सील, सोल पकड़ने वाली शक्ति, गॉड ऑफ बजर्कर्स के स्टैच्यू के हाथ और गॉड ऑफ बजर्कर्स के स्टेप्स, यह सब सुमिंग ने एक ही वजह से किया था, जियान को फंसाने के लिए। और उस पल वो काम हो गया। जब जियान फंसा हुआ था, कैंडल ड्रैगन, जो सुमिंग था, अपने मुंह को डीतियन की तरफ खोलकर मैडनेस, किलिंग इंटेंट और नफरत लेकर आया। फिर गहरी सांस लेकर दुनिया अंधेरी हो गई और डीतियन मारा गया। अब आगे, जैसे ही डीतियन मारा गया, उसी पल दुनिया से सारी रोशनी गायब हो गई और अंधेरा हर जगह छा गया। जब दोबारा रोशनी वापस आई और अंधेरा धीरे धीरे मिटा, तो उन 10,000 से ज्यादा कल्टीवेटर्स ने, जो काफी दूर चले गए थे, देखा कि अब दुनिया में ना तो कैंडल ड्रैगन था और ना ही वो गोल्डन रोब डीतियन कहीं नजर आ रहा था। बस एक ही चीज हवा में थी, सुमिंग। वो बिल्कुल थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में चमक एकदम तेज थी। 10 ट्रांसफॉर्मेशंस आर्ट। कितनी भी पावरफुल हो, सुमिंग उस फॉर्म में और लंबे समय तक रह सकता था। लेकिन वो छोटी सी स्नेक, जो उसके विल के साथ फ्यूज हो चुकी थी, अब और नहीं टिक पाई। इसलिए जैसे ही उसने डीतियन को डिवॉर किया, सुमिंग ने उस स्टेट से बाहर आने का फैसला किया जो उसने 10 ट्रांसफॉर्मेशंस आर्ट के थ्रू पाई थी। वो हवा में खड़ा था और जैसे ही उसके आसपास का एरिया एकदम सन्नाटा बन गया, उसने अपना सिर उठाया और एक ऐसा रोर छोड़ा जो सालों तक दबाया गया था। सालों पहले वो डीतियन का पहला क्लोन, जिसका वजूद खुद आसमानी पावर जैसा था, वो मर चुका था। वो पावरफुल पर्पल रोब क्लोन, जिसने सुमिंग को डेड सी में मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया था, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया था। 3 क्लोन्स में सबसे स्ट्रॉन्ग गोल्डन रोब डीतियन ने अपनी लाइफ तक जला दी थी ताकि सोर टू द वाइट स्काई को अनलीश कर सके, और फिर भी वो खा गया। सालों से जो पहरेदारी सुमिंग के दिल पे थी, उस मोमेंट में टूट गई और एक आजादी वाली फीलिंग उसके दिल में उठ गई। लेकिन वो जानता था सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। डीतियन के 4 क्लोन्स थे और अभी एक और बाकी था। सुमिंग चिल्लाता है, आ! उसकी चीखें उसके अंदर की सारी नफरत और दर्द को बाहर ला रही थीं। हर डायरेक्शन में उसकी चीख गूंज रही थी, और जब वो उन इमॉर्टल्स के कानों तक पहुंचा, उनके दिल कांप उठे। जियान का चेहरा एकदम काला पड़ गया था। उसने अपनी आंखों से सुमिंग को गोल्डन रोब डीतियन को खाते हुए देखा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। उस वक्त सुमिंग का खीरिस उसकी आंखों के सामने बढ़ता जा रहा था और उसके शरीर से और भी ज्यादा पावरफुल वेव्स फूट रही थीं। सुमिंग महसूस करता है उसके अंदर जो बर्सर्कर सोल रेल्म सॉर्ड के मिडिल स्टेज से आगे जाने के साइंस दिख रहे थे, वो बहुत ज्यादा क्लियर हो गए थे। वो अपनी पावर के अंदर क्रैक्स महसूस कर सकता था, जो सिग्नल दे रहे थे ब्रेक थ्रू होने वाला है। और उसके सिर्फ एक विचार के पीछे लेटर स्टेज ऑफ बर्सर्कर सोल रेल्म था। वो सिर झुकाता है और जमीन की तरफ देखता है, एक खाली जगह जहां एक सीधा खड़ा हुआ कॉफिन रखा था। उसके आसपास कोई कल्टीवेटर भी नहीं था। जैसे ही सुमिंग उस कॉफिन की तरफ देखता है, तुरंत एक डल सी आवाज अंदर से आती है, जैसे कोई पंच मार रहा हो अंदर से, और लाइट पर कुछ क्रैक्स अपीयर हो जाते हैं। बैंग बैंग बैंग, ये आवाजें लगातार गूंज रही थीं और लाइट के क्रैक्स बढ़ते जा रहे थे। साथ ही साथ एक ऐसी पावर वेव फैल रही थी जो गोल्डन रोब डीतियन से भी ज्यादा पावरफुल थी, जो जियान के मैजिकल बॉडी से टक्कर ले सकती थी, और वो पावर स्लोली उस कॉफिन से निकल रही थी। सुमिंग सोचता है, डीतियन के एक्सप्रेशन और उसके पहले के शब्दों को देख के लगता है उसके 3 ही क्लोन्स थे। ये चौथा क्लोन तो बर्सर्कर्स की लैंड में बना होगा। उसकी आंखों में कंफ्यूजन और एक दुख भरी क्लैरिटी ऊपर आती है। उसे याद आता है वो जगह जहां ये कॉफिन था, और याद आते हैं वो करीब 100 शामन वॉरियर सोल्स जो स्काई मिस्ट डाउ में उसके बड़े सीनियर भाई के साथ संबंधित थे। उसे एक जाना पहचाना सा एहसास महसूस होता है उस प्रेजेंस से जो कॉफिन से निकल रही थी, और वही फेमिलियरिटी सुमिंग को अंदर से हिला देती है। जो एक्साइटमेंट उसने डीतियन के क्लोन्स को मार के महसूस की थी, तुरंत खो गई। सुमिंग आंखें बंद करता है। उसकी रूह तक कांप उठती है दर्द से। वो फीलिंग, वो पहचान निंथ समिटॉन से थी। जियान आंखों से सुमिंग के अंदर के इमोशंस को समझने लगता है। वो अब हिडन एग्जीक्यूशन ऑफ जस्टिस के खिलाफ फाइट नहीं करता, बल्कि वो आंखें नैरोड करता है, फिर सुमिंग की तरफ देखता है और तुरंत उसका फोकस जाता है उस कॉफिन पर। उसकी आंखों में एक काला सा ग्लो आता है। वो अपने आप से बोलता है,
दीतियन ने सिर्फ 3 क्लोन्स भेजे थे इस जगह। यह चौथा क्लोन तो बहुत ही खास है। अलग अलग वर्ल्ड्स में विल के थ्रू कंट्रोल कर रहा है। दीतियन, तुमने सच में डेस्टिनी को कंट्रोल करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। अगर यह क्लोन भी मर गया तो तुम्हारे लिए भी मुश्किल बढ़ेगी। सू मिंग, उस क्लोन को जानता है क्या? इस एक्सप्रेशन से तो वही लगता है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। जियन के लिप्स के कोने पे स्माइल आ जाती है। धीरे धीरे वो स्माइल और बढ़ती जाती है। तभी आसपास के और कल्टीवेटर्स भी नोटिस करते हैं कि सू मिंग का एक्सप्रेशन एकदम अलग है। उसके आसपास का सन्नाटा और उसकी आंखों का दर्द छुप नहीं पा रहा था। लोग उसके चेहरे पर वो कॉम्प्लेक्स इमोशन देख रहे थे जब वो कॉफिन की तरफ देख रहा था। क्या वो आदमी कॉफिन के अंदर है? ये तो ग्रेट लीफ इमॉर्टल सेक्टर का लगता है। कहीं ये लॉर्ड डीतियन से रिलेटेड तो नहीं? धीरे धीरे लोग चुपचाप डिस्कस करने लगते हैं। सू मिंग के अजीब बिहेवियर की वजह से सबका ध्यान उस कॉफिन पर चला गया था। बैंग बैंग बैंग। कॉफिन के अंदर से वो आवाजें आनी रुक नहीं रहे थे। लेड पर क्रैक्स अब और ज्यादा बढ़ गए थे। हर बार जब बैंगिंग होती थी, शार्ड्स छंट जाते थे और फिर क्रैक्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक पंच कॉफिन के लिड के पार से निकलता है। सबके सामने एक सैमुएल आदमी का पंचमक दिखाई देता है। वो पंच धीरे धीरे वापस अंदर चला जाता है। जब फिर से बैंगिंग होती है, पूरा कॉफिन जोर से हिलने लगता है। इस बार 2 फिस्ट्स कॉफिन के लिड के पार से निकलते हैं। सू मिंग के चेहरे पर दुख और गहरा हो जाता है। वो आंखों में एक ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ फिस्ट्स को घूरता है और उसके दिल के अंदर जो फैमिलियरिटी थी वो अब और भी ज्यादा इंटेंस हो गई। उसका दिल दर्द से भर गया। एकदम से एक मफल्ड एक्सप्लोजन होती है और कॉफिन का लिड टूट जाता है। अंदर से धुआं निकलता है। एक पावरफुल एनर्जी वेव हर तरफ फैल जाती है और उसी के साथ एक खून से भरी हुई ऑरा आसमान तक उठती है, पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। कॉफिन के सेंटर पे एक ओग्रम वॉर्टेक्स क्रिएट होता है। फॉग के अंदर से एक लंबा सा आदमी धीरे धीरे बाहर आता है। उसका चेहरा अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे ही सू मिंग उसका सिलुएट देखता है, चाहे उसके दिल में पहले ही शक था, उस मोमेंट में ऐसा महसूस होता है जैसे कोई पहाड़ उसके ऊपर गिर गया हो। वो कुछ कदम पीछे हटता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसका चेहरा गम से भरा होता है। वो एकदम मैडनेस के किनारे पे आ जाता है। उसी पल सू मिंग कहता है, दीतियन, मैं तुमसे कभी नहीं छोड़ूंगा। उसकी नफरत डीतियन के लिए पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। इतनी ज्यादा कि अब वो एक ही आसमान के नीचे उसके साथ रहना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो फॉग में से निकलते आदमी को देखता रहता है। उसका फिगर धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा था और फिर सू मिंग रो पड़ता है। सू मिंग कभी रोता नहीं था। असल में तो यह तक कहा जा सकता है कि डार्क माउंटेन छोड़ने के बाद जब वो साउथ मॉर्निंग की अनजानी जगह में चुपचाप रोया था, उसके अलावा उसने कभी आंसू नहीं बहाए, क्योंकि उसके एल्डर ने कभी उससे कहा था, लड़के खून बहा सकते हैं लेकिन आंसू नहीं। ये बातें उसके एल्डर ने उससे प्यार से कही थीं, उस वक्त जब सू मिंग अभी छोटा था, और उसने ये बातें हमेशा याद रखी थीं। लेकिन आज जब उसने उस इंसान को देखा, सू मिंग रोया, लेकिन उसके आंसू सिर्फ उसके दिल के अंदर थे, उसके चेहरे पे नहीं। कोई भी नहीं देख सकता था कि वो अंदर से रो रहा था। सू मिंग धीरे से बोलता है, एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर। सू मिंग की निगाह उस क्लियर फिगर पे जम गई थी और उसके लिए उस दुनिया में कुछ नहीं बचा। बस एक चीज थी, वो एक लंबा मजबूत सा आकार जमीन पर खड़ा था, अपना सिर ऊपर उठाए सू मिंग को देख रहा था। वो आधा नंगा था। उसका ताकत भरा अपर बॉडी दुनिया के सामने था। उसके शरीर पर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रूनिक सिंबल बना हुआ था जो उसकी एक्सपोज्ड स्किन पे फैला हुआ था। उसकी स्किन का रंग पर्पल था। उसके शरीर पे कई घाव थे, काफी बंद हो गए थे, लेकिन कुछ ऐसे घाव थे जो पूरे शरीर से गुजर रहे थे। सू मिंग एक पल में समझ गया, ये नए थे, कुछ ही वक्त पहले दिए गए थे, पुराने नहीं लग रहे थे। जैसे ही सू मिंग ने वो घाव देखे, उसने अपने एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर का चेहरा देखा, जैसे वो ईस्टर्न वेस्टलैंड्स में अपने मास्टर और जूनियर ब्रदर्स को ढूंढ रहा हो, बार बार बिना थके। उस एक पल में उसने वो पागलपन और बेचैनी महसूस की जो उसके भाई के दिल में थी जब वो 9th समिट के अपने परिवार को ढूंढ रहा था। उसका एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर नंगे पांव रेत पे खड़ा था। उसकी पीठ एकदम सीधी थी। उसने कभी अपनी रीढ़ की हड्डी नहीं झुकाई, जैसे उसका पूरा वजूद उसकी विल का प्रतिबिंब हो। अब उसके सिर पे कोई बाल नहीं थे। वो एकदम गंजा था
और उसके सिर में 9 स्टील की सुइयां ठोक रखी गई थीं। उसका चेहरा अब वही पुराना चेहरा नहीं था जो सू मिंग की यादों में था। उसके चेहरे पे एक पुरानी सी औरा थी और एक बड़ा क्रॉस शेप्ड स्कार भी। वो स्कार उसके माथे के बीच से चालू होता था और साइड में कान तक जाता था। सू मिंग अच्छे से समझ गया, ये बैटल का स्कार नहीं था, ये किसी ने उसके शरीर पर काट काट के बनाया था और फिर जिससे वो रिकवर ना कर सके उस पे किसी अननोन टेक्निक से पर्पल धुआं डाल दिया गया। वो धुआं अब जाकर उसके पूरे बॉडी के रूनिक सिंबल के साथ जुड़ गया था और इसी वजह से सू मिंग का एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर अब वो नरम और शांत इंसान नहीं रहा जो कभी उसकी यादों में था। उसका दायां हाथ अब नहीं था, उस जगह एक बड़ा सा मेटल हुक लगा दिया गया था। वो हुक अब उसका हाथ बन चुका था। उसका बायां हाथ अब भी था, लेकिन उस पे नसें उभर आई थीं और ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अजीब सी चीज उसके अंदर घुस चुकी हो। सू मिंग चुपचाप अपने एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर को देखता रहा और फिर उसके अंदर के दर्द और पीड़ा में एक श्रिल रोर निकल गया जो आसमान और धरती को हिला गया। उसकी आंखों से खून निकलने लगा, आंसू नहीं लेकिन खून के ड्रॉप्स जैसे रो रहे हों। सू मिंग जानता था उसका एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर ज्यादा बोलने वाला इंसान नहीं था। वो शांत रहता था, जो चिंता करता था लोगों के लिए वो चुपचाप करता था, न कुछ बदले में चाहता था न कभी दिखावा करता था। इसी वजह से शायद लोग उसकी चिंता को समझ नहीं पाते थे, लेकिन वो चिंता हमेशा थी। जब सू मिंग सबसे पहली बार नोसेट ननिन्थ समेटन पे आया था और पहली बार उसका मन शांत हुआ था तो उसी वक्त जीचे वहां आ गया था। हालांकि सेकंड सीनियर ब्रदर ने अटैक किया, लेकिन एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर की निगाह सीधे जीचे पे थी। वो किसी आउटसाइडर को अपने छोटे भाई को चोट नहीं पहुंचाने देगा। सिर्फ जब सेकंड सीनियर ब्रदर ने अटैक किया तब उसने अपनी नजर हटाई। फैंटम डेज ट्राइब के अगेंस्ट बैटल के दौरान पूरी 9th समिट एक साथ निकली थी। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर परेशान था तो उसने अपने एक सेमंच शामन सोल कमान नेलिसोनॉन को भेज दिया था और उसे एक ऑर्डर भी दिया था, अगर जरूरत पड़े तो मर जा लेकिन मेरे जूनियर ब्रदर्स को बचाना। 9th समिट सू मिंग का घर था और उसका एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर उसका बड़ा भाई था। सू मिंग फिर से सॉफ्ट वॉइस में बोलता है, एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर। उसके शरीर से एक जुनूनी इमोशन का तूफान उठता है। 4th, तुम बस माउंटेन पे नए आए हो। मुझे खेद है कि मैं अभी आइसोलेशन में हूं, फिर भी कुछ साल के बाद ही बाहर आ पाऊंगा। चलो मैं तुम्हें यह देता हूं, इसे अपने आप को बचाने के लिए यूज करना। यह वो पहली बार थी जब सू मिंग ने अपने बड़े भाई को आंखों से देखा था। वो नरमी उसकी आंखों में और मिठास उसकी बातों में सू मिंग कभी नहीं भूल सकता। सबसे छोटे जूनियर ब्रदर, तुम्हारा यह शमानन की भूमि का सफर खतरे से भरा होगा। मैं तुम्हें अपनी एक स्लेव देता हूं, उसका नाम है फा ज़ांग। सू मिंग के लिए यह शब्द अमृत जैसे थे। जब उसने बैटलफील्ड पर जाने से पहले यह सुना तो उसे अपने भाई की चिंता पूरी तरह महसूस हुई थी। यह शब्द उस वक्त धीरे से कहे गए थे जब सू मिंग के सेकंड सीनियर ब्रदर ने पहाड़ के नीचे की तरफ देखा था। हुज कहता है, यंगेस्ट जूनियर ब्रदर, एक बात याद रखना, हमारा एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर हमेशा आइसोलेशन में रहता है। वो सिर्फ डे ऑफ इटर्नल क्रिएशन पे बाहर आता है और हर बार जब वो वापस आता है तो पूरा का पूरा सिस्टम हिला देता है। चाहे तू कितना भी नशे में हो, उसकी चिल्लाहट से जरूर उठ जाएगा। हर बार बोलेगा, मैं वापस आ गया, और ये सब सुन के सिर में दर्द होने लगता है। हुजी मुस्कुराता है। वो एक टर्टल की तरह है, अक्सर सोता रहता है और जब उठता है तो एक बड़ी सी जम्हाई लेता है और फिर से सो जाता है। हुजी बोलता है, लेकिन वो सिर्फ हमारे एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर नहीं हैं, वो एक बड़े भाई हैं। वो बड़े भाई हैं जो हमारे आगे खड़े हो जाते हैं जब जान का खतरा हो। ये सब यादें सू मिंग के दिमाग में आईं और उसकी आंखों से लहू बहता चला गया। वो लाल खून सिर्फ उसके दिल के गुस्से और उसके दर्द से बना था। सू मिंग कहता है, एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर। उसने उस आदमी की तरफ देखा जो जमीन के वॉर्टेक्स से बाहर आ रहा था, लेकिन उसकी नजर धुंधली हो गई थी। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर की आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, जैसे एक लाश के हों, पर उसके शरीर से जो प्रेजेंस निकल रही थी वो इतनी जबरदस्त थी कि वो जीएन के खिलाफ लड़ने की ताकत रखता था। यह क्लियरली डीतियन का एक ट्रम्प कार्ड था, एक किलिंग मूव जिसे उसने ईस्टर्न वेस्टलैंड्स टावर का ओनरशिप डिसाइड करने के लिए यूज किया था। सू मिंग की नजर उसके एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर से मिली, लेकिन दोनों बदल चुके थे। सू मिंग के चेहरे पर गम था और उसके एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर के चेहरे पर उदासी और बेपरवाही थी।
उनकी आंखों की टकराहट में वो खुशी नहीं थी जो पहले होती थी जब वो 9th समिट में एक परिवार की तरह रहते थे। अब कुछ नहीं था, सिर्फ अजनबीपन। सूमिंग गुस्से में आसमान की तरफ चीखता है, दीतियन, जब तक मैं जिंदा हूं मैं हर एक इमॉर्टल को मार दूंगा, तुझे हर दर्द का एहसास दिलाऊंगा, और अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं खुद नेदर वर्ल्ड में डूब जाऊंगा और मेरी सोल हमेशा के लिए मिटा दी जाएगी। यह रोर इतना दहशतनाक था कि जिसे भी सुनाई दिया उसका दिल कांप गया। जैसे ही सूमिंग ने चीखा, उसका एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर अपना दायां पैर जमीन से उठाता है और एक कदम में उसके सामने आ जाता है। उसका चेहरा अब भी बेजान था, उसकी स्पीड वॉर्पिंग से भी तेज थी, और जैसे ही वो सामने आया सूमिंग ने इंस्टिंक्ट से हाथ उठाया, लेकिन वो पुराना प्रेजेंस, वो भाई का प्यार भरा फील और उसके जिस्म पे लगे हुए घाव देखकर सूमिंग का मन हिल गया। वो हमला नहीं कर सका। अचानक एक जोर का धमाका हुआ, पूरा आसमान गूंज गया। सूमिंग ने खून थूक दिया और पीछे की तरफ दौड़ गया, कई सैकड़ों फीट तक। उसने हाथ उठाया जरूर, लेकिन अटैक नहीं किया। वो अपने एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर के पंच से डिफेंड कर रहा था। यह पंच भी उसे पहचान में आया। उसका दिल फट गया। इसमें एक शामैन की प्रेजेंस थी। नाइनली ट्राइब का डिसेंडेंट होने के नाते उसके एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर से शामैन की पावर की लहर निकल रही थी। जैसे ही वो वेव्स बाहर फैली, एक ह्यूज गॉड ऑफ शामन्स का स्टैच्यू सामने आया। उसके हाथ छाती पर बंधे हुए थे और उसके जिस्म पर वही घाव, वही आंसुओं के निशान और वही रूनिक सिंबल्स थे जो सूमिंग ने अपने ब्रदर पे देखे थे। ये स्टैच्यू भी घायल था, लेकिन उसमें कमजोरी की जगह शक्ति थी। लेकिन सूमिंग महसूस कर पा रहा था कि यह लाइफ फोर्स जल रही थी। उसके एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर ने अपनी जिंदगी जला दी थी इस स्टैच्यू को बुलाने के लिए। सूमिंग जल्दी से सिर उठाता है। वो ग्रीफ में डूबा हुआ था, लेकिन फिर भी देखता है, हाथ कांप रहा था, लेकिन वो उठता है। वो अपने आप से कहता है कि उसका एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर अब नहीं रहा। सिर्फ तभी वो अटैक कर सकता था ताकि डीतियन की विल को निकाल सके उसके बॉडी से, ताकि एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर को बचने की एक छोटी सी चांस मिले। लेकिन सूमिंग भी जानता था कि उसके ये वर्ड्स झूठे थे। जैसे ही उसने ट्रेम्बलिंग हाथ से एक सील बनाया, एक हल्की सी आवाज उसके कान में आई, और यह आवाज उसके एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर की ही थी। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर बोलता है, यंगेस्ट जूनियर ब्रदर, कितने साल हो गए मिलने को। यह आवाज थोड़ी स्टिफ थी, लेकिन इतनी प्यारी थी। सूमिंग के दिमाग में बसी हुई आवाज थी ये। यह आवाज सुनते ही सूमिंग का हाथ फ्रीज हो गया। उसने आंखों से और ब्लड टीयर्स बहाए। उसका दिल टूट रहा था। वो फेमिलियर आवाज सूमिंग को 9th समिट ले गई। उसने जाना यह झूठ था। वो जानता था, लेकिन कभी कभी भले ही हमें पता हो कि जो चीज हम देख रहे हैं वो झूठ है, फिर भी हम देखते हैं, सुनते हैं, क्योंकि यह करना हमारा दिमाग नहीं, हमारा दिल चाहता है। वो प्यार करता है। जैसे ही सूमिंग ने उस तरफ देखा, एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर ने भी तेज से सिर उठाया। उसकी आंखों में ब्लड रेड लाइट चमक गई। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर चिल्लाता है, 9 लाइट ट्राइब रेलिक, फॉरबिडन कर्स, ब्लड स्वॉम्प। उसके शरीर की स्किन पे वेन्स फट गईं और उसका पूरा जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया। वो एक सी ऑफ ब्लड में बदल गया जो तेजी से आगे बढ़ गया और गायब हो गया। सूमिंग धीरे से बोलता है, वो डीतियन नहीं था, वो मेरा एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर था। उसके मुंह से अब भी खून निकल रहा था, और जो पेन वो महसूस कर रहा था वो उस पंच का रिजल्ट था। अगर उसके एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर ने डीतियन की डिवाइन एबिलिटी यूज की होती तो शायद सूमिंग अपने आप को यह समझा सकता था कि यह एक क्लोन था। लेकिन उसने एक शामन डिवाइन एबिलिटी यूज की थी, 9 ली ट्राइब का आर्ट। यह सब सूमिंग को अटैक करने से रोक रहा था। उसका हाथ ही नहीं उठता था अपने उस भाई के अगेंस्ट, जो उसके लिए एक बड़े भाई से कम नहीं था। सूमिंग हंस पड़ा, एक ब्रोकन सी हंसी, और तभी वो सी ऑफ ब्लड जो गायब हो चुका था फिर से उसके आसपास घूमने लगा। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर कहता है, यंगेस्ट जूनियर ब्रदर, क्यों ना मुझे बता दे तू इन सालों में कहां छुपा बैठा था। जब वो सी ऑफ ब्लड दिखाई दिया, उसके एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर की बेजान आवाज हवा में गूंजती है। सूमिंग का दिल एक अजीब दुख से भर जाता है। उस ब्रोकन लाफ्टर के बीच में सूमिंग ने अपने आप को नहीं हटाया। उसने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ वहां खड़ा रहा और अपने भाई के उस ब्लड वेव को अपनी तरफ आने दिया। एकदम से वो सी ऑफ ब्लड उस पर चढ़ गया और एक पल में सूमिंग उसमें पूरी तरह लपेट लिया गया। एक और भी ज्यादा हिला देने वाला धमाका हर तरफ गूंज उठा। सी ऑफ ब्लड ने जैसे ही अपना ह्यूमन फॉर्म वापस लिया, सूमिंग का जिस्म एक टूटी पतंग की तरह हवा में उछलता चला गया, जैसे तूफान में उड़ता हुआ हो।
उसके मुंह से और शरीर के कई हिस्सों से खून फूट पड़ा। उसका चेहरा जर्द पड़ गया था। वो कई हजार फीट पीछे गिरता गया जब तक वो मुश्किल से अपने पैरों पे खड़ा ना हो गया। और फिर एक टूटी सी मुस्कान के साथ उसने अपने एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर की तरफ देखा। उसकी चोटों ने और ज्यादा बुरा रूप ले लिया था, लेकिन इसी वक्त उसके एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर की आवाज एक बार फिर उस तक पहुंची। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर बोलता है, यंगेस्ट जूनियर ब्रदर, इस पावर के साथ तू मास्टर और अपने सेकंड एल्डेस्ट ब्रदर को ढूंढने का सोच रहा था। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर एक कदम आगे बढ़ता है और एक और जोर का धमाका सू मिंग के सामने होता है। सू मिंग फिर से खून थूकता है और जमीन पर पीछे की तरफ गिरता है। अगर उसका शरीर पहले से इतना मजबूत नहीं होता तो वो कब का खत्म हो चुका होता, लेकिन फिर भी अभी भी उसके शरीर में सहमा हुआ दर्द जारी था। सू मिंग ने अपने मुंह के किनारे से खून साफ किया। दर्द के इस समुंदर में उसका शरीर नहीं, उसकी रूह चिल्ला रही थी। उसने हाथ उठाना शुरू किया था और जैसे ही वो अटैक करने ही वाला था, तभी एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर की आवाज गूंजती है, क्या तुझे याद है जब हमने मिलकर फैंटम डेथ ट्राइब पे अटैक किया था? सू मिंग का हाथ कांप गया। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर कहता है, क्या तुझे वो शमन सोल याद है जो मैंने तुझे दिया था जब तू बैटलफील्ड पे जा रहा था? और उसी वक्त एक और धमाका हवाओं में गूंजता है। सू मिंग दोबारा पीछे गिरता है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, लेकिन जितना भी खून बह रहा था वो उसके दिल के दर्द को नहीं छुपा सकता था, ना ही वो उसके आसपास फैले हुए गहरे शोक को धुंधला कर सकता था। एक गहरा सन्नाटा छा गया। सारे इमॉर्टल्स इस बैटलफील्ड को देख रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी उलझन थी। उन्होंने सू मिंग का अजीब बर्ताव देखा और समझ गए कि जिस आदमी ने कॉफिन से निकलकर कदम रखा था उसका रिश्ता सू मिंग से कुछ अलग ही था। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, यही कह के सू मिंग उस व्यक्ति को पुकार रहा था, और यंगेस्ट जूनियर ब्रदर, ये लफ्ज उस व्यक्ति के होठों से निकला था। ये दोनों ही टाइटल्स उन सब अंदाजों को सच साबित कर रहे थे। तियन लन मोंग एक टकटकी नजर से सू मिंग के एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर को आसमान में देख रही थी, और फिर सू मिंग की तरफ उसने अपनी नीचे की लिप को काट लिया और उसका चेहरा बेजान सा हो गया। उसने अभी कुछ वक्त पहले ही जाना था कि वो एक इमॉर्टल है, ईस्टर्न वेस्टलैंड्स की कैटास्ट्रोफी से थोड़ा ही पहले। इस बात ने उसे एक लंबे सन्नाटे में डाल दिया था, और जो कुछ उसने महसूस किया था उसे कोई समझ नहीं सकता था। जब उसने धीरे धीरे अपनी नई पहचान को एक्सेप्ट करना शुरू किया तो उसने पाया कि इमॉर्टल्स के बीच और बर्जर्कर्स के बीच कितना फर्क है। बर्जर्कर्स भी लड़ते थे, लेकिन उनमें उतना जर नहीं था, उतनी चालें नहीं थीं जितनी इमॉर्टल्स में होती थीं। जैसे अभी इसी समय हो रहा था, एक मौत तक ले जाने वाली लड़ाई दो भाइयों के बीच जो एक ही मास्टर के स्टूडेंट्स थे। शायद दी तियन ने इससे पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। हो सकता है उसी ने चाहा हो कि यह सब हो। सू मिंग जोर से चिल्लाता है, एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर। उसने अपना सिर उठाया और आसमान की तरफ चीखा। उसने अपने आप से बार बार यही बात बोली कि उसके एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर की आवाज अब बेजान हो चुकी है, कि अगर वो डीतियन की डिवाइन विल को तोड़ दे तो उसका भाई वापस आ जाएगा। सू मिंग बार बार इस बात को सोचता रहा और एक कदम आगे बढ़ गया, जोर से चिल्लाते हुए। उसकी आंखों से फिर से लहू के आंसू गिरने लगे। उसने अपने दाएं हाथ से एक सील बनाई और तुरंत उसके पीछे गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के स्टैच्यू के हाथ दिखाई दिए, जो उसके एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर की तरफ गूंज के साथ जा रहे थे। इस बार उसका एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर नहीं हटा। स्ट्रेंजर तरीके से उसने वहीं पे खुद को खड़ा रहने दिया। उसने हिलने की भी कोशिश नहीं की, और जैसे ही वो हाथ उसकी तरफ बढ़े, एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर चिल्लाता है, यंगेस्ट जूनियर ब्रदर, मुझे मार दे। यंगेस्ट जूनियर ब्रदर, मैं ही तेरा एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर हूं। यंगेस्ट जूनियर ब्रदर, मैं डीतियन के कंट्रोल में हूं। मैं बस थोड़ी देर तक ही उसके खिलाफ लड़ सकता हूं। मुझे मार दे। अगली जिंदगी में हम फिर से एक ही क्लैन के भाई बनेंगे। उसके अल्फाज में एक घबराहट थी, एक दर्द था, और इसी ने सू मिंग को मजबूर कर दिया। उसका गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का स्टैच्यू वहीं रुक गया, लेकिन जैसे ही उसने स्टैच्यू रोका, उसके एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर ने आंखें खोल दी। उन आंखों में वही बेजान रोशनी थी जो उसने पहले देखी थी, और अब उन शब्दों के बाद भी यह सब कुछ सू मिंग को बता रहा था कि उसने अपने आप से झूठ कहा था। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर फिर से कहता है, यंगेस्ट जूनियर ब्रदर, मुझे मार दे। और जबकि उसने ये कहा, उसने एक कदम आगे बढ़कर अपना सिर सू मिंग से टकरा दिया। एक जोर का धमाका हवा में हिला। सू मिंग लड़खड़ाया।
और उसके चेहरे पर एक क्रॉस शेप्ड शैडो उभर आया। यह शैडो बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसके भाई के चेहरे पर रहता था, एक गहरा जलता हुआ निशान। जैसे ही वो सुमिंग के चेहरे पे आया, ऐसा लगा जैसे वो उसके शरीर के अंदर तक घुस गया हो और तुरंत एक बर्निंग सेंसेशन ने उसे जला के राख कर दिया। लेकिन सुमिंग इस दर्द से बिल्कुल भी परेशान नहीं था। उसने अपने एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर को देखा, उसकी आंखों का वो बेजान लाइफलेस लुक देखा और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद जब उसने आंखें खोलीं, उसकी आंखों का दर्द अब उसके दिल के अंदर छुप गया था। जो नजर आया वो एक गहरा समझ था, जीवन के प्रति एक कड़वा सुकून, एक दर्द भरी संवेदना। सुमिंग धीरे से बोलता है, एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, अब मुझे सब समझ आ गया। अपना सारा दर्द अपनी रूह का गम साथ लेकर सुमिंग ने अपना दायां हाथ उठाया और आसमान की तरफ इशारा किया। सुमिंग चिल्लाता है, लेटर स्टेज ऑफ द बर्जर्कर सोल रेल्म एक्टिवेट। उसकी आवाज अब लगभग फट चुकी थी। वो अपने दिल के अंधेरों को चिल्ला चिल्ला के बाहर निकाल रहा था। सुमिंग कहता है, मैं काफी स्ट्रांग नहीं था। अगर मैं स्ट्रांग होता तो डी तियन की हिम्मत नहीं होती ऐसा करने की। मेरी पावर अभी भी इतनी नहीं है कि मैं पावरफुल वॉरियर कहलाऊं, वरना मैं इजीली डी तियन और एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर के बीच की विल तोड़ देता। यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं अभी भी कमजोर हूं। मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे लिमिटलेस स्ट्रांग बनना है। मुझे एक ऐसे पावरफुल वॉरियर बनना है जो अपनी किस्मत खुद लिख सके। सुमिंग अपने दिल में गरजता है। उसकी आंखों में लाल रंग छा जाता है और एक ही पल में उसका छी उसके शरीर से बाहर फूट पड़ता है। यह उसका फेट के खिलाफ एक गरज था, डी तियन के खिलाफ एक पुकार थी। जो जगह में बर्जर्कर सोल की वजह से जो एनोमली बनी थी वो अभी तक खत्म नहीं हुई थी। वो अभी भी वहां थी और सुमिंग का सेरेंडिपिटी भी अब तक पूरा नहीं हुआ था। वो अभी भी और स्ट्रांग बन सकता था, बस उसे चाहिए थी एक स्ट्रांग स्टिमुलेशन और कुछ इंसेंटिव्स। जीएन के साथ की लड़ाई से उसे काफी स्टिमुलेशन नहीं मिला था। डी तियन जो गोल्डन रोब में था, उसे डिवावर करने के बाद वो स्टिमुलेशन काफी हाई तक पहुंच गया था। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर का अपीयरेंस और फेट का उसके खिलाफ डिसीजन लेना ने सुमिंग को एक ही पल में बहुत कुछ समझा दिया। कुछ चीजें होती हैं जो इंसान के हाथ में नहीं होती जब वो इस दुनिया में जीता है, जैसे कि सुमिंग और उसके एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर के बीच जो हुआ। शायद यही जिंदगी का मतलब था, और जब तक उनके पास वो पावर नहीं आती जो इस लाइफ को तोड़ सके, तब तक वो उसके कंट्रोल में ही रहते हैं। लेकिन अगर वो एंडलेसली स्ट्रॉन्गर बने, सब कुछ के मास्टर्स बने, तभी जाकर वो ऐसे कुछ होने से फिर कभी रोक सकते हैं। यही है लाइफ। दर्द के साथ सुमिंग को समझ आ गया कि शायद अब उसने लाइफ शब्द का असली मतलब समझ लिया था, लेकिन इस रियलाइजेशन का दाम बहुत ज्यादा था और वो ये रियलाइजेशन लेना ही नहीं चाहता था। जब उसका कुई एक्सप्लोड करता है और उसकी पावर बर्जर्कर सोल रियल्म के मिडिल स्टेज से ग्रो करते हुए लेटर स्टेज के साइंस देने लगती है, उस मोमेंट सुमिंग देखता है कि उसका एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर किसी इनविजिबल फोर्स से पीछे धकेला जा रहा है। तभी सुमिंग धीरे से अपना राइट हाथ उठाता है और आसमान की तरफ झटक देता है। सुमिंग बोलता है, 9th समिट में मैंने समझा कि कैसे अपने माइंड को क्लियर किया जाता है, और उसके बाद मैंने विंड की पावर समझी। मैंने विंड क्रिस्टल को फ्यूज किया और मैं विंड बर्जर्कर बन गया। जैसे ही सुमिंग अपना हाथ घुमाता है और ये वर्ड्स बोलता है, आसमान एक बार फिर से जोर से गरजता है। बहुत सारे रेनबोज आसमान में दिखने लगते हैं, उनकी गिनती खत्म ही नहीं होती। पूरा आसमान उनसे भर जाता है, जब तक कि सामने के डिस्टॉर्शंस भी उनके सामने सिर्फ एक हल्की सी रिंकल्स जैसी दिखने लगती हैं। जो भी देखे वो पाए कि अब उसका विजन पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। जोर जोर के धमाके आसमान में गूंजने लगते हैं। एक ऐसी हमिंग आवाज आसमान में गूंजने लगती है जैसे कोई चिल्ला के कुछ कहना चाहता हो, लेकिन वह डिस्टॉर्टेड स्काई उस आवाज को लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहा, इसलिए किसी को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। लेकिन फिर भी जो प्रेशर और वर्ल्ड में एनोमलीज सुमिंग के लेटर स्टेज ऑफ बर्जर्कर सोल रेल्म में पहुंचने से हो रही थीं, वो पहले इनिशियल और मिडिल स्टेजेस के टाइम होने वाले सब इवेंट्स से कहीं ज्यादा पावरफुल थीं। ये तो होना ही था। सुमिंग का बर्जर्कर सोल रेल्म में एंट्री लेना एक ऐसी प्रेजेंस था जो पहले कभी नहीं हुई थी। ये तो होना ही था। जो भी लोग सुमिंग का लेटर स्टेज में पहुंचना देख रहे थे, उन्हें यह सीन अपनी जिंदगी का सबसे डैजलिंग और ब्यूटीफुल मोमेंट लग रहा था। सुमिंग जोर से चिल्लाता है, मैं सुमिंग अब समन करता हूं बर्जर्कर्स का विंड बर्जर्कर, अब अपीयर हो जा। जैसे ही उसकी आवाज घूमती है, दुनिया हिल उठती है और उसके आसपास हवा का तूफान उठता है।
वो वायलेंट गस्ट्स आसमान के ऊपर तक उठ जाते हैं, 9 हेवंस तक। आसमान और जमीन दोनों कांप उठते हैं। और जैसे ही दुनिया का ध्यान इस तरफ जाता है, ईस्टर्न वेस्टलैंड से बहुत दूर जो एंडलेस डेड सी है, वहां के वेव्स हिल जाते हैं जैसे लाखों रेजिंग ड्रैगन्स घुर्रा रहे हों। और उनकी गर्जने से सी वाटर स्काई तक जाता है, जैसे पूरा डेड सी उबाल रहा हो। उस डेड सी के सबसे गहरे हिस्सों में एक जगह है जिसका कोई नाम तक नहीं जानता, जो दुनिया से इमेजरेबल सी वाटर के जरिए अलग है। बहुत पुराने टाइम में वो एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था, लेकिन अब वो एक फ्रोजन वर्ल्ड बन चुका है। उस डेड सी के अंदर एक पूरा शहर फ्रोजन है। उसमें से फ्रीजिंग एयर आती है जो पूरे एरिया को और जहरीला और कोल्ड बना देती है। उस फ्रोजन सिटी में हजारों बिल्डिंग्स और पैलेसेस हैं। एक बड़ा ऑल्टर भी दिखता है। उस ऑल्टर पर एक फ्रोजन ओल्ड मैन बैठा है और उसके सामने एक बहुत लंबी एनिमल स्पाइन रखी है। वही था ग्रेट यू इंपीरियल सिटी। उन सब सालों की खामोशी में सूमिंग एक अकेला इंसान था जो एक्सीडेंटली उस जगह तक पहुंचा। उसके अलावा शायद किसी ने वो सिटी डिस्टर्ब नहीं की। लेकिन वही मोमेंट था जब ईस्टर्न वेस्टलैंड से सूमिंग ने विंड बसरकर समन किया और एक लॉफ्टी पैलेस से, जो फ्रोजन ग्रेट यू इंपीरियल सिटी के राइट साइड में था, एक पावरफुल प्रेजेंस बर्स्ट होती है। उस प्रेजेंस का आना इतने साल की खामोशी तोड़ देता है। एक हिला देने वाला बूम गूंजता है और वो पैलेस तुरंत ही ब्रेक होकर रबल में बदल जाता है, जहां से एक ह्यूज स्टैच्यू सामने आता है, हजारों फीट लंबा। वो स्टैच्यू बाहर से तो सिंपल लगता है, लेकिन उसके आसपास एक इन्फिनिट अमाउंट ऑफ लाइट ब्रीज चक्कर खा रही होती है। वो हवा और तेज होने लगती है जब तक वो डेड सी में एक मैसिव व्हर्लपूल नहीं बना देती। लाउड बूमिंग के साथ व्हर्लपूल रोटेट करता है। स्टैच्यू का बॉडी कांपता है, फिर वो जमीन से उठता है और आसमान की तरफ भागता है और फिर वही व्हर्लपूल में चला जाता है। उसी मोमेंट जैसे ही सूमिंग अपना राइट हैंड आगे की तरफ पॉइंट करता है और अपने वर्ड्स कंप्लीट करता है, दुनिया हिल उठती है और एक लंबी आर्क आसमान से आती है, वो भी एक ऐसी स्पीड से जो सूमिंग से भी ज्यादा फास्ट थी। जो हवाएं उस आर्क से उठी थीं, वो इतनी शार्प थीं कि आसमान जमीन दोनों को चीर सकती थीं। जो हजारों इमॉर्टल्स वहां खड़े थे, उनमें से कई डायरेक्टली गिर जाते हैं उन हवाओं की श्रिल हाउलिंग आवाज से। तभी एक जायंट स्टैच्यू डायरेक्ट सूमिंग के ऊपर दिखाई देता है। वो वही स्टैच्यू था जो डेड सी के पैलेस के गिरने के बाद बाहर आया था। उसमें से विंड का पावर बर्स्ट होता है। पूरा बर्जर्कर्स लैंड का विंड उसकी तरफ खींच रहा होता है। आसमान बदल जाता है, बादल और हवा चलते हैं और ये मोमेंट पूरी दुनिया को एकदम से चुप कर देता है। स्टैच्यू हिलता नहीं था, बस मिड एयर में फ्लोट करता था। लेकिन किसी रीजन से जितने भी लोग उसे देखते थे, उन्हें ऐसा फील होता था कि ये कोई इमेजिनेशन नहीं, ये स्टैच्यू एज इफ सूमिंग को वर्शिप कर रहा हो। और जैसे ही ये फीलिंग सब लोगों के दिल में आती है, वो सब हैरानी से अपनी आंखें फाड़ लेते हैं। वो देखते हैं स्टैच्यू धीरे धीरे अपने दोनों हाथ उठाता है, एक मुट्ठी बंद करके दूसरे पाल्म के ऊपर रखता है और वो सूमिंग के सामने झुकता है। ये सीन पूरा लगता है जैसे परफेक्ट हो, जैसे स्टैच्यू सिर्फ इसी दिन के लिए बनाया गया था, जैसे ये स्टैच्यू बना ही इस फॉर्म में गया था। सूमिंग जोर से कहता है, लाइटनिंग, मैंने तुझे एक ट्रिक से बेवकूफ बनाकर लाइटनिंग क्रिस्टल का आधा हिस्सा ले लिया था। उस आधे हिस्से से मैंने फ्यूज करके खुद को लाइटनिंग बजरकर बनाया, लेकिन अब मुझे दूसरा आधा नहीं चाहिए। मैं इस आधे क्रिस्टल को गाइड बनाकर बजरकर्स का लाइटनिंग बजरकर समन करता हूं। सूमिंग अपना हाथ घुमाता है और एक जोर के धमाके के साथ उसके शरीर के अंदर से अनंत लाइटनिंग फूट पड़ती है। ये सभी लाइटनिंग बोल्ट्स हर डायरेक्शन में तैर जाते हैं और आसमान में लाइटनिंग आर्क्स बनाकर छा जाते हैं। फ्रोजन ग्रेट यू इंपीरियल सिटी के एक और कोने में एक पैलेस के अंदर एक और हॉल था। डेड सी के डीपेस्ट पॉइंट पे एक धमाका होता है और एक अनंत लाइटनिंग का झोंका उस हॉल को तोड़ देता है। थंडर की गर्जनें पूरे समुद्र को उबाल देती है, जैसे वो अब फट पड़ेगा। डेड सी के अंदर वो लाइटनिंग दीवानों की तरह फैल जाता है, जिसकी वजह से वहां के फेरोशियस बीस्ट्स तुरंत चीखने लगते हैं और पागलों जैसे इधर उधर भागने लगते हैं। जैसे ही वो हॉल डिस्ट्रॉय होता है, एक स्टैच्यू जो लाइटनिंग स्पार्क से घिरा हुआ होता है सामने आ जाता है। थंडर रोर करता है और वो स्टैच्यू पूरे डेड सी के अंदर से गुजरता हुआ एकदम से पानी के ऊपर शूट करता है। वो स्टैच्यू एक ऐसे लाइटनिंग बोल्ट में बदल जाता है जो स्पेस तक को तोड़ दे और उसी राह से ये दुनिया छोड़ जाता है। चिलेतियन अपने वॉरियर्स के साथ ईस्टर्न वेस्टलैंड्स में अटैक कर रहा था, तभी उसका चेहरा अचानक बदल जाता है। उसके शरीर से बिना कंट्रोल के लाइटनिंग निकलने लगती है और पूरा एरिया लाइटनिंग से भर जाता है।
वो लाइटनिंग बोल्ट्स इतने पावरफुल थे कि उनमें थंडर के क्रैक्स, रोर, एक्साइटमेंट और किसी स्लेव जैसी सबमिशन की आवाजें गूंजती थीं। ये सडन चेंज ची लेइथियन को मोमेंट के लिए शॉक में डाल देता है। फिर वो तुरंत पीछे मुड़ के डेड सी की डायरेक्शन में देखता है, डिसबिलीफ के साथ। ची लेइथियन हैरानी से बोलता है, मैं लाइटनिंग बजर्कर का डीटी स्टैच्यू फील कर सकता हूं। उसी वक्त सू मिंग अपना हाथ डुप्लीकेट करता है और लाइटनिंग बजर्कर को कॉल करना पूरा करता है। एक ही पल में हवा के अंदर अनंत लाइटनिंग आ जाता है। जैसे ही वो लाइटनिंग बोल्ट्स आसमान को एक जायंट लाइटनिंग पूल बना देते हैं, बहुत दूर से एक पावरफुल रोर आती है, जिसका सोर्स था एक जाइगेंटिक स्टैच्यू जो इन्फिनिट लाइटनिंग एग्ज्यूट कर रहा होता है। वो स्टैच्यू सू मिंग के बिल्कुल ऊपर आकर रुकता है, विंड बजर्कर स्टैच्यू के ऑपोजिट। फिर ऐसे बिहेव करता है जैसे सू मिंग को देखता हो। धीरे से अपने हाथ उठाता है, एक मुट्ठी दूसरे पाल्म पे रखता है और विंड बजर्कर स्टैच्यू की तरह वो भी जोर से जमीन पर झुक जाता है, सू मिंग को वर्शिप करता हुआ। सू मिंग कहता है, इस दुनिया में पहले कोई फायर बजर्कर नहीं था। फायर बजर्कर बस थर्ड गॉड ऑफ बजर्कर्स का एक एवेटार था, जिसे लोग फायर बजर्कर कहते थे। जब मैं छोटा था तो मैंने फायर बजर्कर की आर्ट इनहेरिट की थी, और जब वो बजर्कर थर्ड के साथ खत्म हो गया तब अब फायर बजर्कर मेरी ही हाथों से दोबारा इस दुनिया में आएगा। सू मिंग अपनी आंखें बंद करता है। जब वो फिर आंखें खोलता है तो उनमें फायर की रेज होती है। उस मोमेंट लाइटनिंग और विंड बजर्कर के अलग डायरेक्शन में आसमान में कहीं से भी एकदम से फ्लेम्स अपीयर हो जाती हैं। सू मिंग जोर से कहता है, ही फंग मर चुका है, लेकिन उसका विल अब भी इस दुनिया में जिंदा है। उसके विल को बनाओ अपना सोल, बजर्कर्स की आग को अपना बॉडी और बजर्कर्स का किस्मत को अपना कॉन्शियसनेस। फायर बजर्कर अब सामने आ। सू मिंग अपना राइट हैंड उठाता है और डायरेक्टली उन फ्लेम्स की तरफ पॉइंट करता है जो हवा में बिना किसी सोर्स के अपीयर हुई थीं। वो फ्लेम्स एक धमाके के साथ तुरंत एक्सप्लोड होती हैं और उसी वक्त पूरी बर्जर्कर्स लैंड में एक इनविजिबल फायर छा जाता है, जैसे पूरा रीजन सू मिंग को रिस्पॉन्ड कर रहा हो। एक विंग्ड फिगर उन फ्लेम्स में अपीयर होता है जहां सू मिंग पॉइंट कर रहा था। वो फिगर कुछ विंग्स ऑफ द मून जैसा लगता था, लेकिन और ज्यादा ही फेंग जैसा। लेकिन ही फेंग तो मर गया था, और जो उस वक्त दिख रहा था वो उसका विल था, जो इस दुनिया ने उसकी डेथ के बाद याद रखा था। अब उसका विल दुनिया के किस्मत में फ्यूज हो जाता है, और जैसे जैसे वो जलता है एक स्टैच्यू जैसा फिगर एयर में फॉर्म होने लगता है। वो भी एक स्टैच्यू ही था, लेकिन एक बर्निंग स्टैच्यू। उसका अपीयरेंस टोटली ही फेंग जैसा था। जब वो अपनी आंखें खोलता है और सू मिंग के आई से टकराता है तो फायर बजर्कर स्टैच्यू धीरे से अपने हाथ उठाता है, एक मुट्ठी बैंड करता है और दूसरे पाम पे रखता है सल्यूट में, और उसके बाद जोर से जमीन पर झुककर सू मिंग का वर्शिप करता है। अब फायर बजर्कर, विंड बजर्कर और लाइटनिंग बजर्कर तीनों स्टैच्यूज एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में खड़े थे, और तीनों ने अपने हाथ झुकाकर सू मिंग की तरफ झुक के उसे वर्शिप किया, जैसे सू मिंग उनका किंग हो, उनका सॉवरेन हो, गॉड ऑफ बर्जर्कर्स, जिसे वो तीनों मान चुके थे। सबसे पहले मैं उन भाइयों से कहना चाहूंगा जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।